चिरंजीवी ने नक्श के हाथ में त्रिशूल थमाते हुए कहा, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जैसी नक्श ने सुना, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, नक्श को अपने एम्पायर के पुराने दिन याद आ गए और उसने कहा, आप चिंता ना करें, मैं अगर वापस लौटूंगा तो उन 1500 बच्चों को लेकर साथ लौटूंगा, वरना नहीं। इतना कहते हुए नक्श ने त्रिशूल को हवा में फेंका और खुद छलांग लगाकर त्रिशूल पर सवार हो गया। त्रिशूल आगे बढ़ा जा रहा था। पहले पत्थर की दीवार, फिर कांच की दीवार, पानी का समंदर, आग की लपटें। रास्ते में आने वाली हर मुसीबत को पार करता हुआ नक्श ब्रह्मांड के उस हिस्से में जा पहुंचा जिसे मारकंड का गढ़ माना जाता है। पर जैसे ही त्रिशूल शक्ति अखाड़ा लोक के पास पहुंचा, उसकी गति स्लो हो गई। नक्श समझ गया कि शक्ति अखाड़ा के सामने अमर अखंड निरंजनी अखाड़ा की शक्तियां कमजोर पड़ जाती हैं। नक्श ने अपनी शक्तियों को एकत्रित किया और नक्श ने अपने खून से त्रिशूल की धार को रंग दिया। बस त्रिशूल ने एक झटके में शक्ति अखाड़ा का चक्रव्यूह तोड़ दिया। नक्श ने शक्ति अखाड़ा में प्रवेश किया और उसने देखा 1500 बच्चों को अलग अलग बुलबुलों में कैद करके रखा गया था। सारे बच्चे एक साथ महामृत्युंजय का जप कर रहे थे। मैदान के बीचों बीच बहुत बड़ा समय चक्र दिखाती हुई रेत की घड़ी थी और अब उस रेत की घड़ी के एक हिस्से में बहुत कम रेत बची हुई थी। नक्श जैसे ही घड़ी के पास पहुंचा, एक बड़ा सा बुलबुला नक्श की ओर उड़ता हुआ आया, पर इससे पहले कि वो बुलबुला नक्श को निगल लेता, नक्श के शरीर पर कांटे निकल आए और कांटों के कारण बुलबुला फूट गया। इतना ही नहीं, उसी पल सारे बच्चों के शरीर में कांटे निकलने शुरू हो गए और एक एक करके सारे बुलबुले फूटने लगे। बच्चे आजाद होने लगे। 1500 के 1500 बच्चे मारकंड की कैद से आजाद हो गए। लेकिन इससे पहले कि नक्श बच्चों को ले जाता, मारकंड वहां आ पहुंचा और दहाड़ते हुए बोला, अमर अखंड निरंजनी अखाड़ा के नए उद्धारक नक्श, तुम बिना मुझे अपनी शक्ति दिए यहां से नहीं जा पाओगे। नक्श ने चुनौती देते हुए कहा, मैं भी यही सोच रहा था कि तुमने जो बिना हक की सबकी शक्तियां चुराई हैं, वो तुमसे लिए बगैर मैं यहां से कैसे जा सकता हूं। भले ही मैं तुम्हारे खेल में नया हूं, पर मैं खिलाड़ी पुराना हूं। तुम जैसे कई राक्षसों से मेरा सामना हुआ है और मैंने हमेशा उन्हें मार गिराया है। इन बच्चों को तुमने जिस तरह सताया है मारकंड, उनका बदला लिए बगैर मैं अगर यहां से चला गया तो मैं अपने आप से कभी नजरें नहीं मिला पाऊंगा। मारकंड ने जवाब दिया, ये बात है तो करते हैं शक्ति मुकाबला, देखते हैं किसकी शक्ति जीतती है। इतना कहते हुए मारकंड ने सबसे पहले तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए रेत की घड़ी तोड़ दी और वहीं पर एक हवन कुंड बन गया। फिर उसने सारे बच्चों को अपनी शक्ति से हवा में उठा लिया और नक्श से कहा, याद रखना, नजर हटी दुर्घटना घटी। अगर मेरे एक वार से भी तुम्हारे शरीर से खून की एक बूंद भी गिरी तो इन 1500 बच्चों में से एक बच्चा इस आग के अखाड़े में स्वाहा हो जाएगा और उसकी शक्ति मेरी हो जाएगी। नक्श ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, देखते हैं। नक्श ने बच्चों के सामने देखते हुए कहा, तुम सब अपना मंत्रोच्चार जारी रखो। नक्श का विश्वास देखकर बच्चे भी जोश में आ गए और उन्होंने एक नई ऊर्जा के साथ फिर से मंत्रोच्चार करना शुरू कर दिया। मारकंड ने नक्श को सलाह देते हुए कहा, अपने आप को संभालो नक्श। मारकंड ने नक्श की ओर कांच के टुकड़े फेंकने शुरू कर दिए। नक्श ने झुककर उन कांच के टुकड़ों से अपने आप को बचाया। अब नक्श के वार करने की बारी थी। नक्श ने मारकंड के ऊपर वार करते हुए धीरेन्द्र राजपूत के सिखाए हुए मंत्र का आह्वान किया, अग्नि भस्म, वायु बवंडर, जल प्रकोप, पृथ्वी दलदल, जागृत त्रिनेत्र। नक्श के त्रिनेत्र बोलते ही उसके मस्तिष्क में तीसरी आंख निकल आई। इतना ही नहीं, 1500 बच्चे जो महामृत्युंजय का जप कर रहे थे, उनका आज्ञा चक्र भी गतिमान हो गया और सबकी तीसरी आंख निकल आई और हर आंख से एक अग्नि ज्योत उत्पन्न हुई। हवा में एक आवाज गूंज उठी, भस्मासुर भस्म हो, भस्म हो, भस्म हो। ज्योत ने मारकंड को जलाना शुरू कर दिया। मारकंड ने दर्द में चीखते हुए मदद मांगते हुए कहा, बचाओ मुझे, मुझे माफ कर दो नक्श, मैं तुम्हें मेरी शक्तियां देता हूं, मुझे मत मारो। नक्श ने मारकंड की एक नहीं सुनी और मारकंड के शरीर से अनेक शक्तियां बाहर आने लगी और सारी शक्तियां नक्श के अंदर समाने लगी।
कुछ ही पल में मार्कंड का पूरा शरीर जलकर भस्म हो गया। सारे बच्चे नक्श से लिपट गए और बहुत दिनों बाद नक्श को बुराई पर विजय पाने का एहसास हुआ। उसे अपने एम्पायर के शुरुआत के दिन याद आने लगे और बच्चों का मासूम चेहरा देखकर उसकी आंखें भी भर आईं। नक्श जब सारे बच्चों को लेकर अमर अखंड निरंजनी अखाड़ा आया तो चिरंजीवी की आंखों में भी आंसू आ गए। नक्श ने चिरंजीवी के पैर छूते हुए कहा, मैंने आपसे कहा था ना, मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगा। चिरंजीवी ने नक्श को गले लगाते हुए कहा, मैं जानता था तुम अपने पुराने गुरु गॉडफादर और नए गुरु धीरेन्द्र राजपूत को कभी निराश नहीं करोगे, और अब जब तुमने अमर अक्षत निरंजनी अखाड़ा को पुनः जीवित कर दिया है, इसलिए हम सब तुम्हें हमारा अगला लीडर चुनते हैं। सभी ने नक्श के सामने अपना सर झुका दिया, लेकिन नक्श के लिए यह पद स्वीकारना मुमकिन नहीं था, क्योंकि नक्श को पृथ्वी लोक में अनिका के पास वापस जाना था। वो अपने एम्पायर का लीडर होकर भी सब कुछ छोड़कर अनिका के साथ चला आया था, तो अब वो एक दूसरे लोक में एक नए अखाड़े का लीडर कैसे बन सकता था। नक्श ने अपनी मजबूरी बयान करते हुए कहा, मुझे माफ करना, लेकिन मैं ये नहीं कर पाऊंगा, पर मैं वचन देता हूं कि भविष्य में आपको कभी भी मेरी जरूरत पड़ी तो मैं आपकी मदद करने आ जाऊंगा। फिलहाल तो मुझे इजाजत दीजिए। नक्श ने अपनी आंखें खोली और वो वापस धरती पर आ गया था और रजनी और त्रिलोक भी खुश हो गए। एक अद्भुत और नामुमकिन मिशन नक्श की वजह से कामयाब रहा। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर नक्श घर आया तो उसे रतन राम जी ने मानसी के बारे में बताया। मानसी अपने कमरे में है। जब से घर वापस लौटी है वो तुम्हारी चिंता में मरी जा रही है। उसने अनिका से भी तुम्हारे हाल के बारे में कुछ नहीं बताया, तो वो बात भी उसे खाए जा रही है। और तो और उसकी खुद की तबीयत भी अजीब हो गई है। वो कहती है कि उसे कभी भी चक्कर आ जाते हैं, कभी कभी तो बैठे बैठे सो जाती है और घंटों नहीं उठती। फोन की घंटी बजती है पर मानसी को सुनाई नहीं देती। क्या तुम मानसी के लिए कुछ कर सकते हो? नक्श ने कहा, क्यों नहीं, मैं मानसी की रोज हीलिंग कर दिया करूंगा। आप देखना कुछ ही दिनों में मानसी ठीक हो जाएगी। रतन राम जी ने नक्श से कहा, लेकिन तब तक बिजनेस का क्या होगा? नक्श ने जवाब दिया, आप चिंता क्यों कर रहे हैं दादू, मैं हूं ना। अनिका का ध्यान रख सकता हूं तो अनिका की डेयरी का भी रख लूंगा। रतन राम जी से बात करके नक्श मानसी के कमरे में पहुंच गया। क्या कर रही है मेरी शेरनी दोस्त? नक्श को देखते ही मानसी ने स्माइल देते हुए कहा, बोर हो रही हूं, अब तो खाना भी गले से नहीं उतरता। नक्श ने मस्ती में कहा, तो सूप पिया कर। ये बोलते हुए नक्श और मानसी दोनों हंस पड़े। मानसी ने नक्श का ताना पकड़ते हुए कहा, ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, वरना मैं अनिका से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। वैसे एक मैडम आई थी तुम्हें खोजती हुई। नक्श ने पूछा, कौन, ट्विंकल मैडम? मानसी ने नक्श की टांग खींचते हुए कहा, क्या बात है, एक झटके में बता दिया। वैसे तुम्हारी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की आंखों में तुम्हारे लिए इश्क का समंदर छलके जा रहा था। संभल के बच्चू, अनिका का खौफ है कि नहीं? नक्श ने मस्ती जारी रखते हुए कहा, अच्छा तुम्हें कैसे पता? तुमने उसकी आंखों में डूब कर देखा था क्या? नक्श की बात सुनकर मानसी ने नक्श के बाल नोचते हुए कहा, अगर ज्यादा नाटक किया तो अभी तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगी, समझे? अनिका तुम्हारी बीवी होगी, पर वो मेरी दोस्त पहले है। मानसी की बात सुनकर नक्श हंस पड़ा, पर उसकी आंखों में मानसी को लेकर एक दर्द छलक उठा और वो मन ही मन बोल पड़ा, सॉरी मानसी, तुम्हारी आज जो भी हालत है मेरे कारण है। ना मैं रूखी को मारने जाता और ना वो तुम्हें बीच में खींचता और ना तुम्हारी ऐसी हालत होती। नक्श को अपने ख्यालों में खोया हुआ देखकर मानसी ने अपने सर को मारते हुए कहा, अब ये सारी बात जाने दो। वो तुम्हारी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार यहां तुम्हें ये बताने आई थी कि तुम्हारे एग्जाम्स आज से शुरू हो रहे हैं, तो तुम्हें जल्द से जल्द कॉलेज पहुंचना होगा। मानसी की बात सुनकर नक्श तुरंत कॉलेज के लिए भागते हुए बोला, अरे बाप रे, मर गए। अनिका से कहना कभी घर में भी रहा करे, अपनी बीवी के दर्शन को कौन तरसता है। नक्श रास्ते में गाड़ी तेज भगा रहा था, पर अचानक से गाड़ी बिगड़ गई। पर किस्मत से नक्श की गाड़ी जहां बिगड़ी वहां नजदीक में ही एक गैराज था, तो नक्श ने अपनी गाड़ी वहां रिपेयरिंग के लिए दे दी। पर कॉलेज तो जल्दी पहुंचना था, तो नक्श की नजर मैकेनिक की साइकिल पर पड़ी और नक्श साइकिल लेकर कॉलेज पहुंच गया। कुछ समय बाद नक्श एग्जाम देकर जब बाहर निकला तो मिस ट्विंकल नक्श का इंतजार करती हुई बाहर ही खड़ी थी। उन्होंने पूछा, नक्श कैसा का पेपर, 65 प्लस? नक्श ने जवाब दिया, मुझे तो 70 प्लस लग रहे हैं, आपने इतना बढ़िया जो सिखाया था।
ट्विंकल ने तुरंत नक्श से कहा, मेरी तारीफ रहने दो और मुझे बताओ आज तुम कहां खाना खाने जाना पसंद करोगे? मेरी तरफ से ट्रीट है। नक्श ने साफ मना करते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है? पढ़ाओ भी आप और खाना भी आप ही खिलाओ, यह नहीं हो सकता। आज की पार्टी मेरी तरफ से। नक्श ट्विंकल से बात कर रहा था कि वहां शनाया आ पहुंची। बस करो नक्श, एक तो 2-4 दिन से गायब थे और अब आ गए हो तो पार्टी का प्लान बनाए जा रहे हो। यह मत भूलो कि तुम मेरे बॉडीगार्ड हो। नक्श ने शनाया को देखा और उसे धीरे बोलने का इशारा करते हुए कहा, क्यों सीन क्रिएट कर रही हो? तुम्हें पता है ना कि मैं कौन हूं, वो किसी को बताना नहीं है। शनाया ने गुस्से में कहा, हां पर तुम एक स्टूडेंट नहीं दिल फेंक आशिक हो, यह बात तो सबको पता चल गई है। इससे पहले कि शनाया और कुछ कहती, नक्श वहां से चला गया और बाकी के जो स्टूडेंट्स वहां खड़े थे वो मिस ट्विंकल को देखकर हंसने लगे। मगर मिस ट्विंकल ने किसी को कोई सफाई देनी जरूरी नहीं समझी और वो यहां वहां देखने लगी। तभी मिस ट्विंकल का ध्यान मैदान में गया। नक्श साइकिल चला रहा था तो मिस ट्विंकल ने नक्श को आवाज दी, नक्श मैं वहां आ रही हूं। नक्श ग्राउंड में साइकिल चला रहा था। मिस ट्विंकल वहां आ पहुंची और उसने नक्श से कहा, मुझे भी साइकिल की सवारी करनी है। नक्श साइकिल से नीचे उतरा और उसने मिस ट्विंकल को साइकिल देते हुए कहा, लीजिए चला लीजिए। ट्विंकल ने हंसते हुए नक्श से कहा, नहीं नहीं, तुमने शायद सुना नहीं, मुझे साइकिल की सवारी करनी है। वैसे तुम आज साइकिल लेकर क्यों आए हो? तुम्हारी कार कहां है? नक्श ने कार बिगड़ने वाली पूरी स्टोरी सुना दी तो मिस ट्विंकल ने कहा, हाँ तो चलो साइकिल पर गराज चलते हैं, फिर वहां से कार में खाने के लिए चले जाएंगे। तुम्हें डबल सीट सवारी आती है ना? नक्श ने स्माइल के साथ कहा, बिल्कुल, बैठ जाओ आगे चलते हैं। नक्श ने जैसे ही मिस ट्विंकल को साइकिल में आगे बैठ जाने के लिए कहा, नक्श की आवाज एको की तरह पूरी कॉलेज, स्टाफ रूम, गर्ल्स रूम, लाइब्रेरी हर जगह गूंज उठी। बैठ जाओ बैठ जाओ। फिर दूसरी आवाज सुनाई दी, जा रहे हैं जा रहे हैं। शनाया ने यह बात सुनते ही अपनी दोस्त से कहा, मैं इस नक्श को छोड़ूंगी नहीं, चलो मेरे साथ उसका पीछा करते हैं। शनाया के प्लान से बिल्कुल अनजान नक्श ट्विंकल को अपने आगे बिठाकर साइकिल चला रहा था। मिस ट्विंकल ने नक्श से कहा, नक्श एक बात बताओ, क्या तुम शनाया के बॉडीगार्ड हो? नक्श ने सच बताते हुए कहा, हाँ, पर इससे क्या फर्क पड़ता है, और फिलहाल मैंने शनाया की हिफाजत के लिए और 5 लोग हायर कर लिए हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है, हम आराम से खाना खाने जा सकते हैं। तभी गराज आ गया और मिस ट्विंकल का मुंह लटक गया क्योंकि साइकिल में वो नक्श के कितने करीब थी। तभी नक्श को उसके असिस्टेंट का फोन आया, सर शनाया आपका पीछा कर रही है, लगता है उसे पसंद नहीं कि आप मिस ट्विंकल के साथ खाने के लिए जा रहे हो। असिस्टेंट की बात सुनकर नक्श ने बस मुस्कुरा दिया और फोन रख दिया। पर क्या शनाया का इस तरह नक्श का पीछा करना सबूत था कि शनाया नक्श को पसंद करने लगी है? क्या अनिका को नक्श की जिंदगी में मौजूद इन औरतों के बारे में पता चल जाएगा? वैसे तो नक्श कुछ भी गलत नहीं कर रहा है, पर अनिका ये दृश्य अपनी आंखों से अगर देख ले तब क्या बवाल नहीं उठेगा? क्या मानसी ठीक हो पाएगी या जाने अनजाने में नक्श को अब गुलाल के बिजनेस में उतरना ही होगा? जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा एम्पायर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।